बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर गांव में सोनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनी के पिता पंकज एक गरीब किसान थे जो अपने खेतों पर खेती किया करते थे। सोनी की माँ एक हाउसवाइफ थी। सोनी की माँ ने सोनी को बचपन से ही अच्छे संस्कार और ईमानदार होने की शिक्षा दी थी। सोनी गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। पंकज की खेतों से बहुत कम कमाई हुआ करती थी, जिस वजह से वो सोनी को एक प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता था। सोनी की माँ माला सोनी की बहुत देखभाल किया करती थी। पंकज दिन रात खेती करता और जितना भी कमा पाता उससे अपनी बेटी सोनी को खुशियाँ देने की पूरी कोशिश करता था। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन, माँ आपको याद होगा ना, कुछ दिनों में मेरा जन्मदिन आ रहा है और देखो आज मेरे स्कूल की छुट्टी भी है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम मेरे जन्मदिन की शॉपिंग करने चलते हैं। अरे क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, आज शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा और फिर हम सभी लोग मिलकर शॉपिंग करने जाएंगे। इतना कहकर पंकज अपने काम पर चला जाता है। यहाँ घर पर माला सोनी के जन्मदिन के लिए घर की साफ सफाई करने लगती है। सोनी का परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली से था, इसलिए वो सोनी की सभी मांगे पूरी नहीं कर सकते थे। शाम के समय सोनी के पिता घर पर वापस आ जाते हैं। कहाँ हो सोनी की माँ, मैं घर पर आ गया हूँ। तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम सभी शॉपिंग करने चलते हैं। सोनी अपने पिता की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर सभी लोग मिलकर शॉपिंग करने निकल जाते हैं। सोनी के पिताजी सोनी के जन्मदिन के लिए कुछ सजावट का सामान ले लेते हैं। शॉपिंग खत्म करने के बाद सभी घर की ओर जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत भयानक था, परंतु सोनी जैसे तैसे बच जाती है और उसके माता पिता की वही मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। सोनी बेहोश हो गई थी। ये सब देखकर आसपास के लोग सोनी को एक हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं और सोनी थोड़ी बहुत दवाइयाँ खाकर ठीक हो जाती है। अब सोनी के माता पिता तो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन सोनी की बुआ सोनी को अपने पास रख लेती है ताकि वो उसकी देख रेख कर सके। सोनी की बुआ जी की अभी अभी शादी हुई थी। सोनी की बुआ खुशबू अब सोनी को अपने घर ले जाती है, तो उसकी सास उससे कहती है, करमझली, ये तू किसको उठा कर ले आई है? जी ये मेरे भाई की लड़की है और मेरे भैया भाभी का कुछ दिन पहले एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी और ये बेचारी अनाथ हो गई है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई माँ जी। क्यों? क्या हमने कोई अनाथ आश्रम खोल रखा है जो तू इसे यहाँ पर उठा कर ले आई है? एक तो हम तुझे पाल रहे हैं, ऊपर से तेरे पूरे परिवार को भी पाले क्या? देख, चुपचाप जहाँ से इसे लेकर आई है वहीं छोड़कर आ जा, नहीं तो तू भी इस घर से बाहर निकल जा। अपनी सास की इतनी खरी खोटी बातें सुनने के बाद खुशबू वहाँ से सोनी के साथ बाहर निकल जाती है। खुशबू सोनी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि सोनी अभी केवल 6 वर्ष की ही थी। खुशबू जंगल में ही एक झोपड़ी में सोनी के साथ रहने लगती है और जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचा करती है, जिससे वो अपना और सोनी का गुजारा कर लिया करती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन सोनी के फूफा खुशबू को लेने के लिए आते हैं। देखो खुशबू, तुम्हें इस तरह से माँ की बातों को अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए था। चलो अब घर वापस चलो। देखो जी, मैं तो घर वापस चलने को तैयार हूँ, परंतु मैं सोनी को इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रहने आ गई हूँ। आप चाहे तो हमारे साथ यहाँ रह सकते हैं। देखो खुशबू, तुम पागल हो गई हो। इस झोपड़ी में सिर्फ तुम ही रह सकती हो। अगर तुम्हें घर वापस नहीं आना है तो ठीक है,
मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुन लो। आज के बाद हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। खुशबू अपने पति की बात सुनकर बहुत भावुक हो जाती है और वो सोनी को वहाँ पर अकेला छोड़कर अपने पति के साथ वापस चली जाती है। सोनी बेचारी अब अकेली रह जाती है। कुछ दिन तो सोनी जैसे तैसे रूखा सूखा खाकर गुजारा कर लेती है, परंतु वो बेचारी अकेली कब तक रहती। सोनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो जंगल में इधर उधर भटक रही थी। चलते चलते वो एक झरने के पास पहुंच जाती है। झरना देखकर सोनी के मन में मरने का ख्याल आता है और वो झरने में कूद जाती है। पानी का बहाव बहुत तेज था, जो सोनी को बहाकर आगे की तरफ ले जा रहा था और सोनी बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, बचाओ, कोई तो मुझे बचा लो। सोनी को यूँ डूबता देख आसमान से एक परी देख रही थी। तभी वो सोनी को बचा लेती है और उसे पानी से बाहर ले आती है। अरे क्या हुआ प्यारी बच्ची तुम्हें? तुम इस झरने में कैसे गिर गई? वो दरअसल बात ये है कि मैं इस पे गिरी नहीं थी, मैं इस पे कूदकर अपनी जान दे रही थी। इतना कहकर सोनी जोर जोर से रोने लगती है। अरे सोनी, तुम इतनी छोटी हो और फिर भी अपनी जान देने की सोच रही थी। तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है बेटा? परी जी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बचपन में मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई और अब मेरी बुआ भी मुझे छोड़कर चली गई है। 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। भूख से मेरी जान निकल रही है, इसलिए मैं सोच रही थी कि तड़प तड़प के मरने से अच्छा है कि एक बार में ही मैं अपनी जान दे दूं। सोनी, मैं तुम्हारी परेशानी समझ गई हूँ। देखो, अब मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इसके बाद परी सोनी को अपने जादू से एक सुंदर सा मोर पंख का गाउन पहना देती है, जिसमें सोनी बिल्कुल परी की तरह दिखाई देती है। फिर परी सोनी को अपने साथ परी लोग ले जाती है और उसे वहाँ पर रहने के लिए घर देती है। परी सोनी को पढ़ाने के लिए उसको एक टीचर के पास छोड़ देती है, जहाँ पर सोनी अच्छे से शिक्षा लेती है। कुछ सालों में ही सोनी की शिक्षा खत्म हो जाती है और वो परी बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई शक्तियों से सोनी को एक परी बना देती है और उसको एक जादुई छड़ी भी दे देती है। अब सोनी परी भी बाकी सभी परियों के साथ सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगती है। शीलापुर गांव में अनुष्का अपनी मां निर्मला के साथ रहती थी। अनुष्का के पिता की मौत ज्यादा शराब पीने के कारण कुछ सालों पहले ही हो गई थी। अपने पति के जाने के बाद निर्मला ही अपनी बेटी अनुष्का का ध्यान रखती थी। वो अपने खेत में थोड़ी बहुत सब्जियां उगाकर उन्हें ठेले में ले जाकर गली गली बेचा करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। आइए आइए, हरी हरी सब्जियां ले जाइए, दूर भगाए सभी बीमारी, ऐसी है ये सब्जियां हमारी। अरे वाह, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ही हरी भरी और ताज़ा है भाई। अच्छा, पालक कैसे दिया? जी, सभी सब्जियां सिर्फ 30 रुपए किलो हैं। आपको जो चाहिए ले जाइए। अच्छा, तो पालक 1 किलो और कद्दू आधा किलो और हाँ, ये टमाटर भी 1 किलो कर दो। जी भाई साहब, अभी बांध देती हूँ। निर्मला अपनी बेटी अनुष्का को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल देती है और खुद सारा दिन धूप में गली गली जाकर सब्जियां बेचती है, जिससे वो घर खर्च चलाती है। साथ ही अनुष्का की पढ़ाई और कुछ पैसे अनुष्का की शादी के लिए भी निकाल कर रख लेती है। आ गई माँ, चलो अब जल्दी से हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ।
ठीक है बिटिया, तूने खा लिया क्या? नहीं माँ, मैं तो तुम्हारे आने की ही राह देख रही थी। मेरी प्यारी माँ सारा दिन मेहनत करती है, बहुत थक जाती होगी ना माँ? मेहनत नहीं करूँगी तो अपनी गुड़िया के ब्याह के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करूँगी? ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अनुष्का 12वीं पूरी कर लेती है। एक रोज वो अपनी माँ के साथ गांव के सरपंच की बेटी जानवी की शादी में जाती है, जहां उसका शादी का ब्राइडल लहंगा देखकर अनुष्का हैरान रह जाती है। अरे वाह जानवी, तेरा लहंगा तो कितना खूबसूरत है। खूबसूरत तो होगा ही, इतना महंगा जो है। पर तू ऐसे लहंगे के सपने देखना छोड़ दे। तुम गरीबों के बस की नहीं है इतना महंगा ब्राइडल लहंगा खरीदना। तू तो अपनी माँ को बोलकर उनकी साड़ी का ही लहंगा बनवा लेना अपनी शादी के लिए। जानवी की बात सुनकर अनुष्का बहुत दुखी हो जाती है। परेशान मत हो मेरी बच्ची, तेरी माँ से जितना हो सकेगा वो तेरे लिए जरूर करेगी। उसी शादी में जानवी की मौसी मीनू अपने बेटे के साथ आई हुई होती हैं। अनुष्का पर जैसे ही उसकी मौसी की नजर जाती है, वो उसे देखती ही रहती हैं। गुलाबी रंग के सूट में ये गोरी लड़की बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कोई कमल का फूल हो। मुझे तो अपने छोटे बेटे वरुण के लिए बड़ी ही पसंद आई। हाँ माँ जी, लड़की तो बहुत सुंदर है। वरुण को भी अनुष्का पहली ही नजर में भा जाती है। शादी के कुछ दिन बाद मीनू अपनी बड़ी बहू और दोनों बेटों के साथ अनुष्का के घर जाती है और उसकी माँ से उसका हाथ मांगती है। बहन जी, मैं गरीब सब्जी वाली हूँ और आपके बड़े घर में रिश्ता जोड़ने की मेरी हैसियत नहीं है। आंटी, रिश्ता हैसियत देखकर नहीं बल्कि दिल देखकर जोड़ा जाता है और हमें अनुष्का पहली नजर में ही भा गई। सही कहा बेटा तुमने, और हमें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। अनुष्का के लिए बड़े घर से आया रिश्ता देखकर निर्मला खुश हो गई। निर्मला ने अपनी जमा पूंजी निकाली और उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारी करना शुरू कर दी। सब तैयारियां होने के बाद वो अपनी बेटी को ब्राइडल लहंगा दिलाने के लिए अनुष्का के साथ शहर गई और सुंदर सा ब्राइडल लहंगा उसके लिए ले आई। मैं जानती हूँ बेटी, तुझे सरपंच जी की बेटी जैसा ब्राइडल लहंगा लेने का मन था, पर तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे इतना महंगा लहंगा दिला सके। कोई बात नहीं माँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कल क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। शादी के ठीक एक दिन पहले अनुष्का का ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया और सब लोग बातें बनाने लगे। हाय, कितना बड़ा अपशगुन है ये कि दुल्हन का लहंगा ही चोरी हो गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बेचारी निर्मला के पास अब तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि उसे फिर से दिलवा सके। मेरी माँ ने कितने सालों से एक एक पाई इकट्ठी करके मेरे लिए शादी का जोड़ा बनवाया था, लेकिन अब क्या होगा? ये बात जब अनुष्का की जेठानी को पता चली तो वो जल्दी से बाजार गयी और अनुष्का के लिए बहुत ही महंगा और खूबसूरत ब्राइडल लहंगा ले आई, जिसे देखकर अनुष्का हैरान रह गई। अरे ये तो वही लहंगा है जो सरपंच जी की बेटी मतलब जानवी ने अपनी शादी में पहना था। हाँ, हमें किसी ने बताया कि तुम्हें जानवी का लहंगा बहुत पसंद आया था, लेकिन इतना महंगा होने के कारण तुम ऐसा लहंगा अपनी शादी के लिए खरीद नहीं पाई। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम्हारा लहंगा चोरी हो गया है तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आई। दीदी, आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने हमारी लाज बचा ली। अनुष्का मेरी छोटी बहन जैसी है माँ जी,
उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अब कल इस जोड़े को पहनकर दुल्हन बनकर तैयार हो जाना। हम धूमधाम से बारात लेकर आएंगे अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए। फिर अगले दिन जब अनुष्का वो ब्राइडल लहंगा पहनकर तैयार होती है तो वो किसी परी से कम नहीं लगती। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। उसे देख जानवी भी हैरान रह जाती है। अनुष्का को उस ब्राइडल लहंगे में देखकर निर्मला की आंखें भर जाती हैं। फिर धूमधाम से अनुष्का की शादी वरुण से खुशी खुशी हो जाती है। बुलबुल एक सुंदर सा लहंगा पहने हुए अपने जन्मदिन का केक काट रही होती है। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली 5 गरीब बच्चियाँ लाली, आलिया, शालू और सबसे बड़ी जानवी गुड़िया को गोद में लिए फटी चिटी फ्रॉक पहने हुए जन्मदिन में आ जाती हैं। तभी 5 साल की लाली हाथ आगे करके बुलबुल से कहती है, बुलबुल हमें भी अपने जन्मदिन का केक खिलाओ ना। हम 5 बहनों ने कभी भी केक नहीं खाया है। अपने जन्मदिन की पार्टी में उन्हें देखकर बुलबुल चिढ़कर कहती है, माँ क्या आपने इन 5 गई गुजरी गरीबों को मेरे जन्मदिन की पार्टी में बुलाया है? नहीं बुलबुल बेटा, भला मैं इन भिखारियों को क्यों बुलाऊंगी? मुझे लगा तुमने बुलाया होगा। माँ ये गई गुजरी गरीब मेरी सहेली थोड़ी ही है जो मैं इन्हें बुलाऊंगी। देखो तो कैसे फटी चिटी फ्रॉक पहनकर भूखे नंगे की तरह केक खाने के लिए चली आई। मेरा पूरा बर्थडे ही खराब कर दिया इन्होंने। ये कहकर बुलबुल जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर अमीर घमंडी ललिता उन 5 गरीब बच्चों को धक्का देते हुए अपने घर से बाहर निकाल देती है। और सबसे बड़ी जानवी जो कि गुड़िया को गोद में लिए हुए होती है, बड़ी तेजी से उसका हाथ पकड़कर उसको घर लेकर आती है, जहां उनकी गरीब दर्जी माँ मालती गर्मी में मेहनत से कपड़े सिल रही होती है। मालती, कहाँ हो तुम मालती? अरे भाई कौन है? इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ललिता जी आप संभाल के रखो अपनी गरीब बेटियों को। फ्री फंड का खाने के लिए किसी के भी घर पहुंच जाती हैं। आज तुम्हारी इन 5 गरीब बेटियों ने मेरी बेटी का बर्थडे खराब कर दिया। अपनी बेटियों की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। ललिता जी माफ कर दीजिए, ये बच्चियाँ हैं, नादान हैं। भाड़ में गई इनकी नादानी। अगर दोबारा से ये 5 कभी भी मेरे घर आई ना तो देख लेना तुम। इस तरह से ललिता बेचारी गरीब दर्जी मालती को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। क्यों गई थी तुम 5 उनके घर? हमें माफ कर दो माँ, लाली और शालू को केक खाने का मन कर रहा था, इसीलिए हम वहाँ पर गई थी। माँ तुम्हें पता है ना ललिता आंटी की बेटी बुलबुल ने कितना सुंदर लहंगा पहना था। माँ तुम हमारा जन्मदिन क्यों नहीं मनाती? हम भी सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर अपना जन्मदिन मनाना चाहती हैं, केक काटना चाहती हैं। देखो हम सबकी फ्रॉक भी फट गई है, हमारे लिए लहंगा खरीद दो ना माँ। अपनी 5 गरीब बेटियों के मन में लहंगा पहनने के सपने को देखकर उस गरीब दर्जी माँ की आंखें भर आती हैं। तभी शक्ति घर आ जाता है और सब कुछ सुन लेता है। लाली, बाबूजी की समझदार बेटी कौन है? मैं हूँ बाबूजी। देखो लाली, आलिया, शालू और जानवी, ये बात तुम चारों के लिए और छोटी सी गुड़िया के लिए भी है। तुम तो जानती हो तुम्हारी माँ एक गरीब दर्जी है और मैं एक माली। हम जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं वो तुम 5 का पेट भरने में ही खर्च हो जाते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे में तुम्हारे गरीब माँ बाप तुम 5 के लिए लहंगा कहाँ से खरीदेंगे? पिता की बात सुनकर 5 के चेहरे उदास हो जाते हैं और वो उन 5 को घर के आंगन में ले जाता है, जहाँ तरह तरह के फूल खिले होते हैं। पिताजी आप हम 5 को ये फूलों के बगीचे में क्यों लाए हैं? पिता के समझाने पर 5 बेटियां लहंगे की जिद छोड़ देती हैं।
तभी अपनी बेटियों को देखकर उनकी गरीब दर्जी माँ कहती है, मैं जानती हूँ मेरी बच्चियों कि तुम पाँचों का लहंगा पहनने का कितना मन है, इसलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा करके लहंगे के लिए पैसे जोड़ूंगी। बेचारी गरीब दर्जी मालती दिन रात कपड़े सिलती है, मगर लोग भी उसकी गरीबी देखकर इस बात का खूब फायदा उठाते हैं और सस्ते में ही उससे कपड़े सिलवा लेते हैं। ऐसे में वो जो भी कमाती वो घर में ही खर्च हो जाता। इस बात से परेशान होकर एक दिन मालती जब सिलाई का काम खत्म करके दोपहर में खाना खाने बैठती है, तभी 70 से 80 साल की बुढ़िया उसके दरवाजे पर आती है। बेटी, बहुत भूखी हूँ, इस बुढ़िया को कुछ खाने को दोगी? मगर अम्मा, मुझ गरीब दर्जी के पास आपको देने के लिए बस ये रूखी सूखी रोटी ही है, अगर आप खा सकती हैं तो ये लीजिए। ये कहकर मालती अपने आगे की थाली बूढ़ी अम्मा की ओर बढ़ा देती है और उसे अपने घर में बिठाकर खिलाती है। तभी वो बुढ़िया एक परी बन जाती है। माफ करना, मगर तुम्हारी बागों के ये रस भरे फूल मुझे तुम्हारे घर खींच लाए, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी परीक्षा लूं। कहो, मुझ गरीब को अपने बाग के फूलों का रस पीने देने के लिए तुम बदले में मुझसे क्या लोगी? फिर मालती उस परी से अपनी 5 बेटियों के लिए लहंगा मांगती है। तभी अपने जादुई हाथों से बगीचे के फूलों को छूकर परी कहती है, देखो, अब तुम्हारे बगीचे के फूल जादुई फूल हैं, जो ना कभी सूखेंगे, ना कभी मुरझाएंगे और ना ही कभी इनकी खुशबू कम होगी। इन फूलों से तुम अपनी बेटियों के लिए लहंगा बना सकती हो। ये बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और मालती उन सारे जादुई फूलों को तोड़कर घर के अंदर ले आती है और बचे कुचे कपड़ों के कतरन को जोड़ जोड़कर लहंगा सिलना शुरू कर देती है। मैं जानती थी कि एक न एक दिन ये कतरन मेरे काम जरूर आएंगे। इन कतरन से मैंने लहंगे का अस्तर तो बना लिया, अब बस मुझे फूलों से इसे सजाना है। ये बोलकर मालती रंग बिरंगे फूलों को लहंगे पर सिल देती है और एक एक करके अपनी 5 बेटियों की उम्र के हिसाब से 5 अलग अलग डिजाइन के सुंदर सुंदर फूलों वाले लहंगे सिल लेती है, जिसमें कोई बैकलेस फूलों वाला लहंगा होता है तो कोई परियों वाला लहंगा होता है। फिर वो फूलों से बना लहंगा अपनी 5 बेटियों को देती है। सुनो लाली, आलिया, शालू, जानवी और गुड़िया, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। फूलों वाला लहंगा देखकर वो 5 बहुत खुश हो जाती हैं। यहाँ तक कि 2 साल की गुड़िया भी खुशी से चहकने लगती है। माँ, ये फूलों वाला लहंगा तो बहुत ही सुंदर है, ये आपने कहाँ से खरीदा? खरीदा नहीं, बल्कि तुम्हारी गरीब दर्जी माँ ने अपने हाथों से तुम 5 के लिए खुद सिला है। माँ, अब देखना, हम भी उस बुलबुल की बच्ची को अपना फूलों वाला सुंदर सा लहंगा दिखाएंगे। मगर माँ, आखिर ये फूलों वाला लहंगा हम कितने दिन पहन पाएंगे? क्योंकि इसके फूल तो कुछ ही घंटे में मुरझा जाएंगे और हम 5 को फिर से फटे चिटे हुए फ्रॉक पहनने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मेरी बच्चियों, ना तो इसके फूल मुरझाएंगे और ना ही इन फूलों की खुशबू जाएगी। ये सुनकर 5 की खुशी फिर से लौट आई और वो अपने फूलों वाले लहंगे पहनकर गली सड़क बाजार में खुशी से घूमती हैं। जो कोई भी उन गरीब 5 बच्चियों के फूलों वाले लहंगे को देखता तो बस देखता ही रह जाता। और अब उस गरीब दर्जी के घर वैसा ही फूलों वाला लहंगा सिलने का ऑर्डर आने लगता है और ललिता की बेटी बुलबुल भी वैसा ही लहंगा पहनने की जिद करने लगती है। माँ, मुझे भी लाली, आलिया, शालू के जैसा फूलों वाला लहंगा पहनना है। अच्छा ठीक है बुलबुल बेटा। फिर ललिता मालती के घर आती है
और उससे माफी मांगकर उससे कहती है, सुनो मालती, उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना। प्लीज मेरी बुलबुल के लिए भी अपनी बेटियों की तरह फूलों वाला लहंगा सिल दो। वैसे तो ये फूल मुरझा ही जाएंगे, मगर बेटी की खुशी के लिए तुम जितना कहोगी मैं उतने पैसे दे दूंगी। जी नहीं ललिता जी, ये फूल नहीं मुरझाएंगे। ये इस गरीब दर्जी की गारंटी है। अगर मुरझा जाएं तो आपके पैसे वापस। अच्छा जी, ऐसी भी क्या खास बात है इन फूलों में जो तुम्हें इतना यकीन है? माफ कीजिएगा, मगर मैं वो आपको नहीं बता सकती। मालती ललिता की बेटी बुलबुल के लिए बगीचे की जादुई फूलों से फूलों वाला लहंगा सिलकर दे देती है। और हर दिन के साथ अब उस गरीब दर्जी माँ के फूलों वाले लहंगे और फूलों वाले ड्रेसों की डिमांड हर तरफ बढ़ती ही जाती है, जिसके बाद बढ़ती है मालती की आमदनी। अजी, मेरी बनी फूलों वाली ड्रेस की मांग हर बाजार दुकानों में बढ़ती ही जा रही है। अब आप सेठ जी से कहकर वहाँ से काम छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी मदद की जरूरत लगेगी। पता है मालती, हम गरीब इंसानों की जिंदगी भी इन फूलों की तरह होती है, जिसे हर दिन खिलना और मुरझाना पड़ता है। इसलिए जो है जितना है उसी में खुश रहना सीखो। फिर कुछ दिनों के बाद शक्ति भी अपने सेठ के यहाँ से माली का काम छोड़कर अब अपनी दर्जी पत्नी की मदद करता है और दोनों ही साथ मिलकर सिलाई मशीन पर जादुई फूलों से लोगों का दिया हुआ फूलों वाली ड्रेस का ऑर्डर पूरा करते हैं, जिससे कि बहुत ही जल्द उनकी गरीबी भरी हालत ठीक हो जाती है और वो दोनों अपनी 5 बेटियों को अच्छी परवरिश और अच्छी जिंदगी दे पाते हैं। और आगे भी इसी तरह से मालती लोगों के बीच खूब नाम कमाती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।